बेसिकली आज हम बात करेंगे संविधान सभा की संरचना पर। और संविधान सभा की संरचना में और जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे के सारे इस कंटेंट में दिए रखे हैं। इस कंटेंट को आप अगर सही से पढ़ेंगे और इसको सही से अगर समझेंगे भी और जो चीज़ नोट करने की सिर्फ उसी को ही नोट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक हर क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने संविधान सभा की संरचना। प्रत्येक प्रांत, देशीय रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। 10 लाख की जनसंख्या यानी कि अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात तो है, मगर जो 10 लाख की जो संख्या है वो किस जनगणना में बताए, किस जनगणना के आधार पर आप बताएंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। तो किस जनगणना का आधार था, यानी कौन सी जनगणना का आधार था, तो वो 1941 की जनगणना का आधार था कि उसमें जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में ये 10 लाख जनसंख्या हैं उस पर एक सीट का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, अब इस जनगणना को ध्यान रखें। ये तो बेसिकली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो संविधान सभा की संरचना हुई थी या संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें एक प्रतिनिधि कितने लोगों पर चुना गया था, यानी कि कितनी जनता पर। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक, मगर ये पूछ ले कि किस जो 10 लाख जनसंख्या थी वो किस जनगणना का आधार था, यानी कौन सी जनगणना थी जिसका आधार बनाया गया था, तो 1941 की जनगणना। बस इतना, इसमें 2 लाइन याद रखें बस। आगे देखिए, अब दो संविधान सभा स्वतंत्रता से जो आज़ादी स्वतंत्रता से पहले की संविधान सभा और स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा। ठीक है, हम दोनों को इसमें देखेंगे। चलिए, जैसे अगर इसमें पूछे कुल जो सदस्य थे वो कितने थे, 389, 389 सदस्य थे। और 300 जो 89 सदस्य थे उसमें 296 जो आए थे उनके बारे में आपको नीचे बता रहे हैं कि 296 ब्रिटिश भारत से आए थे। इसमें से कितने थे वो एक चुनाव हुआ था और कितने अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 200 कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 292 सीटों पर प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से आए थे, 292। जो 93 आए थे वो देशी रियासतों से आए थे। और बाकी के जो 4 सीटें आई थी वो कहाँ से आए थे, मुख्य आयुक्तों में प्रांत दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इतना ध्यान रखें। आगे, संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रणाली पर हुआ और किसका आधार पर हुआ, तो निर्वाचन हुआ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अगर हम कह भी और दूसरा नाम भी और हम कहेंगे एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। दोनों में ध्यान रखें। आगे बता रहा है कि संविधान सभा सीमित मताधिकार थे, सीमित यानी लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी जिनके आधार पर निर्वाचित हुई। जो भी संविधान सभा बनी वो किस आधार पर, सीमित मताधिकार दे देगा कि असीमित मताधिकार थे। असीमित गलत हो जाएगा, तो कितने कैसे थे, सीमित मताधिकार थे। ठीक है, अगला देखिए कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वेश्चन में किसी न किसी ऑप्शन में दे देगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग लिया था और जयप्रकाश नारायण व तेजप्रकाश अप्रू ने संविधान सभा से भाग नहीं लिया था। दोनों आगे पीछे कर देगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कॉन्सेप्ट अगर सही से समझा है फैक्ट को और सही से ध्यान में रखा है तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस 2 बड़े नाम याद रखें, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ये दोनों ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया था। जब संविधान सभा या संरचना बताएं
तो जब भी निर्माण हो रहा था उसमें इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण इनके बारे में क्या कि लोकनायक और संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के जनक थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक, संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के जनक थे। अब जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। अब संविधान सभा से इस्तीफा किसने दिया था या किसने नहीं दिया था, या इन दोनों में से किसने दिया? ए और बी, ना तो एक ना बी, 1 2 3, इस तरह से ऑप्शन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर देखो, अगर वही संविधान सभा है, वही संविधान सभा की संरचना है, वहाँ से अभी तक क्वेश्चन डिज़ाइन होते रहे हैं और भी होते रहेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि 1 2 फैक्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाना और एक ही क्वेश्चनों में 2 से 3 फैक्टों का डालना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ना कि जयप्रकाश नारायण ने और यानी कि संविधान सभा से इस्तीफा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू ने दिया था। अब सीधे सीधे आएंगे तो इजीली नाम ध्यान है, मगर इन दोनों को अगर आगे पीछे कर देंगे इन दोनों फैक्ट को तो बेसिकली दिक्कत हो सकती है। चलिए, संविधान सभा की मोहर पे क्या चिन्ह था? वो हाथी का चिन्ह था। ठीक है। संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी वो कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ऐसे फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब किसी पार्टी का एक ही मेंबर हो, ये एक ओनली मतलब भारत में पहली बार, ऐसे ज़्यादा फैक्ट जो पहली बार या एक मात्र होते हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। आगे देखिए, हैदराबाद की एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया था। ये थोड़ा ध्यान रखें कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया था। अगला देखिए, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। अब इन 15 महिलाओं के बारे में ध्यान रखें, कोई ना कोई फैक्ट बन सकता है। ठीक, एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। सुचेता कृपलानी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री, सबको पता होगा। मालती चौधरी, इन्हें गांधी जी, टॉफनी व टैगोर मीनू कहते थे। अब दोनों में आप आगे पीछे कर सकता है, देखना कि महात्मा गांधी मालती चौधरी को मीनू कहते थे। दूसरा कथन दे देगा कि टैगोर जी मालती चौधरी को टॉफनी कहते थे। नीचे दे देगा कथन। 1 और 2 सही है, 1 और 2, 1 सही, ओनली 2 सही। डी, ना तो 1 ना तो 2। तो क्या हुआ इसका आंसर? ना तो 1 ना तो 2। क्यों? क्योंकि दोनों के जो फैक्ट हैं वो अदल बदल कर दिए गए। क्योंकि मालती चौधरी हैं, उनको टॉफनी किसने कहा था? गांधी जी ने। टैगोर जी ने क्या कहा था? मीनू जी। अब थोड़ा देखो, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, निमोनिक्स की तरफ से आप बनाओगे कि गांधी जी का टोपी पहनते तो टॉफनी, ऐसे भी कर सकते हैं कि गांधी जी टोपी पहनते टॉफनी और टैगोर 50 मीनू। ये दो हुए, दो में से अगर एक अगर इजीली याद हो जाए तो दूसरा तो वैसे भी पता चल जाएगा। अगला देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अब विजय लक्ष्मी पंडित बेसिकली पता हुआ हर किस, थोड़ा भी अगर एग्जाम पढ़ा होगा तो इजीली पता होगा और ये पूछा भी है कहीं भी एग्जाम में। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, विश्व की, और यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। ऊपर वाला फैक्ट ना भूल जाएं, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला। और देखिए, राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला। राजकुमारी अमृता कौर
कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला। लीला रॉय संविधान सभा में बंगाल की एकमात्र महिला थी। लीला रॉय संविधान सभा में, आप पूछ ले, बंगाल की एकमात्र महिला जो संविधान सभा में थी, लीला रॉय। बंगाल की एकमात्र महिला जो संविधान सभा में सम्मिलित थी, लीला रॉय। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, नाम ध्यान रखें, एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी वो बेगम एजाज रसूल। अगला देखिए, रेणुका रे। रेणुका रे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक दिलाने का पक्षधर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला, क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैतृक संपत्ति में हक दिलाने की पक्षधर थी? रेणुका रे। अम्बू स्वामीनाथन यूएन द्वारा मदर ऑफ द ईयर पाने वाली पहली भारतीय महिला, अम्बू स्वामीनाथन। किस सन में? 1975 में। यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मदर ऑफ द ईयर पाने वाली पहली महिला, और किस में मिला था? 1975 में, अम्बू स्वामीनाथन। 10 कायनी बैल युद्धन संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला थी। संविधान सभा में एक निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला थी? निम्नलिखित में से संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला कौन सी थी? 10 कायनी बैल युद्धन। 10 कायनी 10 कायनी बैल युद्धन। ठीक है, अगला देखिए, पूर्णिमा बनर्जी। अब पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। किसने? पूर्णिमा बनर्जी ने सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, एनी मस्कैरिनी एकमात्र महिला सदस्य जो देशी रियासतों से थी। अब एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से थी, एनी मस्कैरिनी। अब देशी रियासत से थोड़ा नाम समझना कि ये है नाम थोड़ा इंग्लिश का, एनी मस्कैरिनी। अब मस्कैरिनी वो देशी रियासत में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी, नाम ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि संविधान जो सभा थी वो स्वतंत्रता के बाद कैसा स्वरूप था उसका, और कौन कौन से मेंबर किस जगह से थे। अब देखिए, टोटल सदस्य 229। अब 299 टोटल सदस्य। अब जो प्रांतीय से आए थे वो 229 थे, प्रांत से आए वो 229 थे, और 70 आए देशी रियासतों से। अब 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य जो उपस्थित थे वो थे 284 और 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे। ये डेट क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे। दोनों नाम तो इजीली याद। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब कार्यप्रणाली क्या थी और कैसी थी और कब कब हुआ? अब गठन 1 से 6 दिसंबर में हुआ 1946 में फ्रेंच प्रथा के अनुसार। अब पूछ सकता है कि गठन किस प्रथा के अनुसार हुआ था, तो वो फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी से नामित किया गया था। नामित किया, ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि नामित किया गया था। अब उन्हें चुना गया था तो नहीं है, गलत हो जाएगा, चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक अस्थायी से पहली संविधान सभा के अध्यक्ष। एक उपाध्यक्ष थे उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष और उपसभापति एक ही थे, कौन? फ्रैंक एंथोनी। स्थान कहाँ था? नई दिल्ली में था। 20 नवंबर 1946 को गवर्नर जनरल की सभा की पहली बैठक के लिए निमंत्रण भेज। 20 नवंबर 1946 को गवर्नर जनरल ने
सभा की पहली बैठक के लिए निमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में हॉल में पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946, बस डेट याद रखें इसका, और थोड़ा जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखो, उस रख सको तो कहिए ना, डेट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 10 महिलाएं थीं। पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 207। और इसमें महिलाएं कितनी उपस्थित हुई थी? 10। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे, जो संविधान सभा को संबोधित किया था। मुस्लिम लीग व देशी रियासतों के लिए सदस्य पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए थे? नहीं हुए थे। नहीं, हाँ आ जाए, गलत हो जाएगा। हैदराबाद कभी भी शामिल नहीं हुआ था, ऊपर भी देखा था। अजमेर मेरवाड़ा के सदस्य श्री मुकुल बिहारी लाल गुहारगा उपस्थित हुए थे। दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, और दूसरी बैठक के जो स्थायी अध्यक्ष पद पर चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो निर्वाचित हुए थे। पहले नामित हुए थे। क्यों उसमें कोष्टक में लिखा? वो इसी वजह से लिखा कि वो निर्वाचित नहीं हुए थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, मगर वो नामित हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे। ये बस ध्यान में रखें। तो स्थायी अध्यक्ष पद कब मतलब स्थायी, ऐसे मान लो स्थायी कब चुने गए? तो वो दूसरी बैठक में चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। अब इसके उपाध्यक्ष पूछे तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, ठीक है। और V.T. कृष्णामाचारी जयपुर रियासत से थे। अब आपने ऊपर पढ़ा था कि पहली बैठक में किसी भी देशी रियासत और किसी भी मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग नहीं लिया था। इसमें जयपुर की रियासत के जो आए हैं वो कृष्णामाचारी हैं। तो अब डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि दूसरी बैठक में रियासत ने भाग लिया ही होगा। अब संवैधानिक सलाहकार हम देखें तो B.N. राव थे, दूसरी बैठक में ये हुआ। और सभा सचिव H.V. अयंगर थे। सभा की सचिव कौन थे? H.V. अयंगर थे। और B.N. राव ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। किसने? B.N. राव ने। अब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसी दिन सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, बना है, बनता रहेगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। और पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था वो किस से संविधान सभा की बैठक में पारित किया गया था? तो वो तृतीय संविधान सभा की अब कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें निम्न 8 बिंदु को प्रस्तुत किया गया था। किसमें? उद्देशिका में। नंबर 1 बिंदु था कि यह संविधान सभा संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण संकल्प लेती है। नंबर 2 था कि भारत एक संघ होगा जिसमें भारतीय क्षेत्र, रियासतें एवं ऐसे भूभाग जो संघ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रांत अपने विषयों में स्वतंत्र होंगे। वह अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास होंगे। प्रांत अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो शामिल होना चाहते हैं तो हो, नहीं होना चाहते तो नहीं हो। जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर सिर्फ प्रांतों के पास होंगे अवशिष्ट विषय। नंबर 4 उसमें पॉइंट था कि समस्त नागरिकों को न्याय स्वतंत्र। अब न्याय स्वतंत्र में 2 प्रकार, न्याय स्वतंत्र में क्या क्या आ रहा है कि विचार, व्यक्ति, धर्म, उपासना, काम की स्वतंत्रता, समानता मिलेगी। नंबर 5 पॉइंट था कि संप्रभुता जनता में निहित होगी। नंबर 6 पॉइंट था कि SC, ST व अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। और नंबर 7 पॉइंट था कि भारत जल थल नभ अपने अधिकारों को सभ्य राज्यों के नियमों के अनुसार प्राप्त करेगा। नंबर 8 था कि भारत विश्व शांति व लोक कल्याण की भावना के विकास में अपना योगदान देगा। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। संविधान सभा ही, नीचे पॉइंट ध्यान रखें कि संविधान सभा ही
प्रस्ताव कब पास हुआ, पहले ये ध्यान रखें, 1947, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अब पूछ लेगा स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी, तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा ही बनी। जब बैठक बतौर 20 नवंबर 1946 को विधायिका होती थी, तो ये दो तरह से बैठक करते थे दोनों। संविधान सभा बतौर विधायिका होती थी। जब बैठक बतौर 20 नवंबर 1946 को होती, जो विधायिका होती थी, तो क्या करती थी, वो देखिए क्या करती थी, इसकी अध्यक्षता JB मालवंकर करते थे। ध्यान रखें कि बतौर, अगर हम विधायिका के तौर पर संविधान सभा अगर बैठक करती है तो इसकी अध्यक्षता JB मालवंकर करते थे। और विभाजन के कारण 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। संविधान सभा के कारण विभाजन के कारण 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था, दोबारा बनाया गया था। कब, 31 अक्टूबर 1947 को। क्यों, क्योंकि विभाजन हुआ था। क्यों, क्योंकि कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए, कुछ सदस्य इंडिया में रह गए। तो विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई तथा सभा ने 17 अप्रैल 1952 तक, डेट याद रखें दोनों, 17 नवंबर 1947 को हुई पहली बैठक किसकी, विधायिका की। संविधान सभा की बैठक थी, मगर वो विधायिका के रूप में ही वही सदस्य थे। तो 17 नवंबर 1947 को हुई तथा सभा ने 17 अप्रैल 1952 तक ये कार्य किया। संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य किया। एक सदनीय विधायिका थी। तब कैसी विधायिका थी, एक सदनीय विधायिका थी। और संविधान को हस्तलिखित रूप देने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा को हस्तलिखित रूप देने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और हिंदी में अगर हम देखें तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य वो हम इस प्रकार हैं कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जनवरी 1947 का ध्यान रखें। 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ये कितने काम हुए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा की समितियां अगर हम देखें तो संघ समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ये भी संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संरचना समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों परामर्श समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार की उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मंजूरी। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल को। क्रीडेंशियल समिति सर अल्लादी अय्यर को। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रतिक्रियात्मक मामलों की समिति हिंदी अनुवाद समिति। भाषाई प्रांतों समिति आयोग। उर्दू अनुवाद समिति। प्रेस दीर्घ समिति। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए एक समिति तदर्थ समिति। ये समितियां बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 के प्रभाव का आकलन करने वाली समिति, अन्य नाम मसौदा समिति था इसका। सबसे महत्वपूर्ण समिति की अगर देखें तो गठन 29 अगस्त 1947 को हुई थी।
पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को होती है। सदस्य इसमें 7 थे। अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अन्य सदस्य अगर हम देखें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णाचारी डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। एन माधवराव बीएल मित्र की जगह आए थे। कुल बैठकें देखें तो 141 बैठकें होती और प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव था सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। 21 फरवरी 1948 को यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1947 को पेश हुआ। संविधान के प्रमुख 3 पठन हुए थे। एक हुआ था 4 नवंबर 1948 को, 9 नवंबर 1948 तक चला। इसमें आम चर्चा हुई 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तो था ये। अब दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 सबसे लंबा समय पाठन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया था तो इसमें प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान दिवस 26 नवंबर को समाज दिवस के रूप में जाना जाता है। समाज दिवस के रूप में 26 नवंबर। कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हुए थे। अब कितने अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू हुए थे, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले नागरिकता के कौन कौन 5, 6, 7, 8, 9 बस ये हुए थे। नागरिकता के शुरू में ही लागू हो गए थे। अनुच्छेद 60 हो गया था कि राष्ट्रपति की शपथ। 324 हो गया था इलेक्ट्रॉनिक आयोग हो गया था। 366 और 367 यानी इसमें क्या है परिभाषा और निर्वाचन है, वो 366 और 67 दोनों लागू हो गए थे। और 379, 380, 388, 391, 392 अस्थायी प्रावधान अंतरिम सरकार ये इसमें थे। और अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम था, ये लागू हुआ था। भारत के मूल संविधान को संसद में पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स के अंदर सुरक्षित रूप से रखा गया। किस गैस के? हीलियम। संविधान की पहली 1000 कॉपियाँ देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में छपी थी। देहरादून की है और कौन सी है? सर्वे ऑफ इंडिया। और कितनी कॉपियाँ छपी? 1000। भारतीय संविधान में कुल 251 पेज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान व नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति कवर पेज पर अशोक स्तंभ के 3 शेर अंकित हैं। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। नेपाल का संविधान सबसे नवीनतम संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन निम्नलिखित हैं। वह प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर में हुआ था 1946 में। दूसरा अधिवेशन 20 से 25 जनवरी 1947 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 के बीच में हुआ था। चौथा अधिवेशन 14 से 31 जुलाई 1947 में हुआ था। पाँचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त 1947 में हुआ था। सातवां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक हुआ था। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को हुआ था। आठवां अधिवेशन 16 मई से 16 जून 1949 तक हुआ था। और नौवां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। भविष्य की 49 थोड़ा ये नहीं, ये तो गलत है, बता दिए तो बस ऐसा ही है। नौवां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला। और 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की चुनौतियां क्या हैं? नंबर 1 है चुनौतियां। अभी थोड़ा वनडे एग्जाम से थोड़ा बाहर निकल के पीछे से लेवल पे अगर पूछ सकता है कि मेंस में भी, तो
नंबर 1 चुनौती क्या है कि विरोधी मतों के समन्वय संविधान सभा में अनेक मतों के व्यक्ति मौजूद थे। संविधान के प्रावधानों पर उनमें मतभेद हो सकते थे एवं अलग अलग गुट बन सकते थे। इस आशंका के समाधान के लिए सहमति व सामंजस्य का सिद्धांत अपनाया। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। अब इसके बारे में क्या, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। संविधान के कुछ सदस्य मुख्यतः पटेल, नेहरू, अम्बेडकर भारत की एकता व अखंडता के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था चाहते थे एवं गांधीवादी समर्थक विकेंद्रीय व्यवस्था चाहते थे। सभा ने सहमति से मजबूत केंद्र रखा एवं ग्राम पंचायतों को नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया। सांप्रदायिकता की समस्या। भारत व पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने अपना राजधर्म मुस्लिम घोषित कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप काफी सदस्यों ने हिंदू धर्म को राजधर्म करने की मांग रखी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू, अम्बेडकर आदि सदस्यों ने सभी सदस्यों को समझाया कि भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य ही रहने दिया जाए। विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय। संविधान सभा में उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी विचारधारा के सदस्य मौजूद थे जो अपनी विचारधारा के अनुसार संविधान निर्माण चाहते थे। संविधान ने सभी विचारधाराओं में समन्वय करते हुए संविधान निर्माण किया और सभी विचारधारा के तत्व संविधान में दिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देख सकते हैं लोकतंत्र मूल अधिकार में उदारवादी तत्व, टीपीएसपी में गांधीवादी तत्व, दोनों के रूप दिखते हैं आपको। नंबर 5 अधिकार संबंधी प्रश्न हो सकते थे। तत्कालीन परिस्थितियों में सभी अधिकारों को लागू किया जाना संभव नहीं था। BN राव के सुझाव पर 2 श्रेणी में विभक्त किया गया। नंबर 1 जिन्हें गारंटी या प्रतिभूत किया जा सकता है, भाग 3 जिसे हम कभी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नंबर 2 जिन्हें भविष्य में लागू करना, DPSP। और 6 अध्यक्षीय बनाम संसदीय कार्यपालिका के स्थायित्व के लिए कुछ सदस्य अध्यक्षीय प्रणाली चाहते थे जबकि कुछ सदस्य उत्तरदायी संसदीय प्रणाली चाहते थे। सभा ने सहमति से उत्तरदायी संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया। 7 राजभाषा विवाद हुआ तो राजभाषा विवाद को कैसे निपटा जाए, तो राजभाषा विवाद के तहत समाधान की प्रक्रिया में मुंशी आयंगर फॉर्मूला के तहत हिंदी को राजभाषा व अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सहायक राजभाषा का स्थान दिया। संविधान सभा की आलोचना। तो नंबर 1 प्रतिनिधि निकाय का न होना। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा ध्यान रखें कि भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था संविधान सभा का चुनाव, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। ठीक है, और ये बात ही कोटेशन थोड़ा पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने ये संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। नंबर 2 का संप्रभुता का अभाव। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। और नंबर 3 समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया। उनके अनुसार अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना कार्य पूरा कर लिया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। अपवहन समिति किसने कहा? ये थोड़ा ध्यान रखें। अपवहन समिति का निराजुद्दीन अहमद ने, ये संविधान सभा के सदस्य थे। निराजुद्दीन अहमद, इन्होंने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा ने कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की। क्या की? कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान है। ग्रैनविल ऑस्टिन। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का वर्चस्व था। आलोचकों के अनुसार समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला।
उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण है कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वरूप करा। आइवर जेनिंग्स। नेहरू ने इसका खंडन करते हुए संविधान सभा को वास्तव में चलायमान राष्ट्र कहा। और नंबर 6 पॉइंट है कि हिंदुओं का प्रभुत्व। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था और लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में देखें तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वैज्ञानिक शोध और राष्ट्रमंडल, ये किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा, और डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन, आर.के. षणमुख शेट्टी के साथ वित्त मंत्रालय, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के पास वाम विधि। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य, और C.H. भाभा के पास कॉमरेड, और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति, वी.एन. गाडगिल के पास कार्य, खान और एवं ऊर्जा मंत्रालय। चलिए, इतना ही था संविधान सभा में। मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहीं से बन जाएगा, अगर आप सही से 1 से 2 बार सुन लेंगे तो। मैंने कम समय में पूरी संविधान सभा खत्म कर दी है। हर वो पॉइंट रखा है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वनडे एग्जाम SSC तो SSC के लिए रखा है। भाई जब एग्ज़ाम बनता है तो कभी ये नहीं होता है कि ये SSC में ही आएगा, कि GD में ही आएगा, कि UPPCS में आएगा, UPSC में किस में आएगा। जहाँ से कुछ कंटेंट बोल दिया कि भारतीय संविधान तो संविधान है पूरा, कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन। तब ये ना देखें क्वेश्चन ये हमारे लेवल का नहीं है। हर कंटेंट हर लेवल का होता है, बस उसे उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरह से क्वेश्चन में बन सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो।